आज का भारत या आजादी से पहले का भारत, जिसमें कई अलग अलग राज्य थे और आज भी है, जिनकी अलग अलग भाषाओं से हर राज्य विभाजित है, लेकिन देशभक्ति के मामले में सभी राज्य एकजुट है, जिसे हम संयुक्त भारत या आजादी से पहले का होता तो उसे अखंड भारत या प्राचीन भारत कहते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की या राज्य की भौगोलिक सीमाएं या उनकी बाउंड्री कभी एक समान नहीं रही। वे हमेशा बदलते इतिहास के साथ बदलती रहती है। समय जैसे जैसे आगे चलता जाता है वैसे वैसे उनकी भौगोलिक सीमाएं भी छोटी मोटी होती रहती है, और कुछ ऐसा ही हमारे भारत के साथ भी हुआ है। आप इस इमेज को देखिए, यह है हमारा प्राचीन भारत, जो आज समय के साथ कई अलग अलग टुकड़ों में बंट चुका है। साल 1747 में अफगानिस्तान अलग हुआ, साल 1768 में नेपाल अलग हुआ, साल 1907 में भूटान अलग हुआ, साल 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, साल 1948 में श्रीलंका अलग हुआ और साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अलग हुआ। इसके अलावा कई और देश भी शामिल हैं, जिसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हमारे अखंड भारत को तोड़ा गया था। तो ये था हमारा अखंड भारत, जो आज छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रह गया। तो सवाल यह है कि अखंड भारत आज भी होता तो क्या होता, इसकी रहस्यमय सीमा क्या होगी, इसके फायदे क्या होते, इसके नुकसान क्या होते, इस देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी होती, ग्लोबल इकोनॉमी कितनी होती, इस बड़े देश की आर्मी कितनी बड़ी होती, इन देशों के बीच आपस में कितने युद्ध हुए जिनमें कितने लोगों की जानें नहीं जाती, कश्मीर की क्या स्थिति होती। ऐसे कई सवाल पैदा होते हैं इस एक बड़े सवाल से कि अखंड भारत आज भी होता तो क्या होता, और उन सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को बहुत खुशी होगी तो कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है जिसमें आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये सातों देश आज भी एक होते तो अखंड भारत की कुल आबादी कितनी होती। साल 2016 में भारत की कुल आबादी 132 करोड़ से ज्यादा है, पाकिस्तान की 19 करोड़ से ज्यादा है, अफगानिस्तान की 3.5 करोड़, बांग्लादेश की 16 करोड़, नेपाल की 2 करोड़ 90 लाख, भूटान की 8 लाख है और श्रीलंका की 2 करोड़ 8 लाख है। तो कुल मिलाकर अखंड भारत की कुल आबादी 175 करोड़ से भी ज्यादा होती, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अखंड भारत कहलाता, जिसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी। जैसे देश के पास बहुत बड़ा मानव संसाधन होता, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते, जिससे देश की जीडीपी ज्यादा होती, लेकिन सामने इतने लोगों को अच्छा खाना मिलना, अच्छा पानी दे पाना, उनकी सेहत का ख्याल रख पाना काफी मुश्किल हो जाता। अब अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता? अगर एरिया वाइज बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और शायद आपको लगेगा कि राजस्थान ही अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। एरिया वाइज अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य बलोचिस्तान होता, जो आज पाकिस्तान का एक राज्य है। बलोचिस्तान का कुल एरिया 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसके सामने राजस्थान थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि राजस्थान का कुल एरिया 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब आबादी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता? तो साल 2012 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की कुल आबादी 20.20 करोड़ थी, यानी पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा, अफगानिस्तान से भी ज्यादा, बांग्लादेश से, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी ज्यादा। इतनी आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे बड़ा राज्य होता। उसके बाद अखंड भारत का जीडीपी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता? तो उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर होता, क्योंकि उनकी जीडीपी 430 बिलियन डॉलर है। उसके बाद तमिलनाडु की जीडीपी 247 बिलियन डॉलर है। उसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश 230 बिलियन डॉलर, कर्नाटक 217 बिलियन डॉलर और उसके बाद पाकिस्तान का सिंध 212 बिलियन डॉलर यानी कराची। और अखंड भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा होता? तो यहाँ पर अफगानिस्तान का कोई भी एरिया ले लो, वो सबसे गरीब है। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि वहाँ पर किस धर्म के लोग रहते हैं और उनका काम क्या है। इंसानियत के नाते मैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। अक्सर तालिबान और अलकायदा जैसे ग्रुप के नाम सुनकर हमें यही लगता है कि इस देश में सभी लोग वैसे ही है ना? पर ऐसा नहीं है।
वहाँ की 70% आबादी मासूम है, लेकिन इन ग्रुप की वजह से आज अफगानिस्तान में से हर साल 2.5 से 3 लाख लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की बात करें तो अब तक 29 लाख लोग पाकिस्तान में आए हैं, 20 लाख लोग ईरान में चले गए, 2 लाख लोग यूरोप में, 3 लाख शरणार्थी अमेरिका में, 10,000 भारत में, जिसमें से ज्यादातर भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। वहाँ पर 70,000 लोग आज भी ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। वहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, जिसे न तो अच्छा खाना मिलता है और न ही अच्छा पानी। सिर्फ 28% लोग ही पढ़े लिखे हैं और सबसे खराब स्थिति वहाँ के बच्चों और औरतों की है, क्योंकि यहाँ पर एक भी जगह पर रोजगार नहीं है। नौकरी और काम न मिले तो लोग क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति है आज अफगानिस्तान की। तो अखंड भारत के इस वीडियो के हर मुद्दे में अफगान के निर्दोष लोगों को फायदा ही फायदा होने वाला है। अब बात करेंगे कि आज भी अखंड भारत होता तो कश्मीर की क्या स्थिति होती। वैसे जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक राज्य है, पर आजादी से लेकर आज तक कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान लड़ते आए हैं, जिस वजह से आज कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। जिस एरिया को पाकिस्तानी लोग आजाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान कहते हैं, यानी कश्मीर का 35% हिस्सा आज पाकिस्तान के पास है, ये वाला। तो दूसरे हिस्से पर चाइना का कब्जा है, जिसका नाम अक्साई चीन है, जो 20% एरिया है, और बाकी जम्मू कश्मीर का 45% एरिया भारत के पास है। आजादी के बाद कश्मीर का इतिहास बहुत ही भयंकर हो गया। जिसके लिए कश्मीर जाना जाता था बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। अगर कश्मीर के टाइमलाइन पर आपको वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अखंड भारत आज भी होता तो कश्मीर की बात ही कुछ और होती। पुरानी किताबों में कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था, और अखंड भारत आज भी होता तो कश्मीर शायद आज भी स्वर्ग ही होता। और एशिया के जो लोग गर्मियों में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वो लोग गर्मियां काटने के लिए कश्मीर जाना पसंद करते, जिस वजह से कश्मीर भारत का सबसे बड़ा प्रवासी राज्य होता, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत वादियों से भरा कुदरत का घर है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर हजारों लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। मतलब कश्मीर को आज हम जिस नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल उससे विपरीत स्थिति होती कश्मीर की, यानी स्वर्ग। आज दुनिया की कुल जमीन में से 3% जमीन हमारे पास होती, जिसमें भारत की कुल जमीन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान की कुल जमीन 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर, अफगानिस्तान की कुल जमीन 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर, नेपाल की कुल जमीन 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उतनी ही जमीन बांग्लादेश के पास है। भूटान की कुल जमीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका की 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर अखंड भारत के पास 51,35,183 स्क्वायर किलोमीटर जमीन होती, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा देश होता, जो रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना और ब्राजील के बाद दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा देश कहलाता। आज इन 7 देशों में केवल जासूस और आतंकवादी ही ऐसे हैं जो कभी भी इन देशों में जाने के लिए सक्षम है, लेकिन अखंड भारत होने पर इससे उल्टा होता। आम जनता भी इन 7 देशों के अलग अलग जगहों पर जाने के लिए सक्षम होती, और वो भी बिना किसी रुकावट के। जैसे यदि आप पेशावर में बने बोटी कबाब को खाना चाहते हैं तो आपको पेशावर के लिए बस एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। यदि आपको कोलंबो में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की आवश्यकता है तो आप सरकार से अनुमति लेने के बजाय सीधा बस से जा सकते, यानी आम जनता पूरे देश में स्थानांतरित करने में सक्षम होती। उसके बाद अगर आपने कभी भारत के नोट को गौर से देखा होगा तो उसमें टोटल 17 भाषा लिखी हुई है, आगे हिंदी और इंग्लिश और पीछे बाकी 15 भाषाएं। तो अखंड भारत होता तो हमारी नोट में कुछ और भाषाएं होती, जिसमें नेपाल की नेपाली तो आज भी है, बांग्लादेश की बंगाली भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो बोली जाती है। फिर अफगानिस्तान की 2 भाषा पश्तो और दरी भाषा होती। पाकिस्तान में 6 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें पंजाबी, सिंधी और उर्दू तो हमारी नोट पर है ही, पश्तो को हमने अभी गिना। उसके अलावा सरेकी और बलोची भाषा भी होती, भूटान की जोंगखा भी होती, और श्रीलंका की 3 भाषा में से इंग्लिश और तमिल तो है ही, लेकिन सिंहला भाषा भी होती, यानी अखंड भारत की नोट पर कुल 23 भाषाएं होती। कोस्ट लाइन यानी दरियाई सीमा, समुद्र तट, तो इसमें अखंड भारत के पास एक विशाल दरियाई सीमा होती जो पाकिस्तान के जीवानी से शुरू होती और बांग्लादेश से दक्षिण परा में खत्म होती। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के पास कोई दरियाई सीमा नहीं है, पर पाकिस्तान के पास 1046 किलोमीटर की दरियाई सीमा है, भारत के पास 7000 किलोमीटर की, श्रीलंका के पास 1340 किलोमीटर और बांग्लादेश के पास
580 किलोमीटर की दरियाई सीमा है। तो कुल मिलाकर अखंड भारत के पास 9,966 किलोमीटर की दरियाई सीमा होती तो यहाँ पर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों को बहुत फायदा होता, क्योंकि उन्हें दरियाई सीमा मिलती जिससे वे दुनिया के देशों के साथ व्यापार कर पाते। तो कुल मिलाकर इस बड़ी दरियाई सीमा से अखंड भारत को एक अच्छा खासा फायदा होता, क्योंकि इस दरियाई सीमा पर कुल 13 बड़े बड़े पोर्ट यानी बंदर है, जिसमें भारत में 7, पाकिस्तान में 2, बांग्लादेश में 3 और श्रीलंका में 1, जहां से बड़ी मात्रा में माल सामान की हेराफेरी हो पाती। और इतनी बड़ी हेराफेरी करने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान के पास 52 जहाज है, भारत के पास 1675 जहाज है, बांग्लादेश के पास 306 और श्रीलंका के पास 80 जहाज है। तो कुल मिलाकर 2100 जितने व्यापारिक जहाज अखंड भारत के पास होते। अब कोस्ट लाइन की बात आई है तो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना भी जरूरी है, सीपीईसी लाइन। अगर आपको सीपीईसी लाइन के बारे में ज्यादा जानना है तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि सीपीईसी लाइन क्या है। चाइना के लिए सीपीईसी लाइन बहुत ही जरूरी है। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर यह लाइन बनाई है, यानी यहाँ से शुरू होती है और सीधा चाइना के अंदर चली जाती है, जिसमें रोड और ट्रेन दोनों दौड़ती है। आज चाइना को इस लाइन की वजह से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वो सीधा पूरे अफ्रीका और इन एशियाई देशों के साथ समुद्री व्यापार कर सकता है और चाइना को भारत के इस बड़े समुद्र को भी पार नहीं करना पड़ता, जिससे चाइना का पैसा भी बचता है और समय भी। तो अखंड भारत आज भी होता तो इस देश की सरकार चाइना को ग्वादर पोर्ट लीज पर कभी नहीं देती, जिससे चाइना को भारत के इस विशाल समुद्र को पार करना पड़ता। इसलिए चाइना को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा नुकसान होता। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अखंड भारत आज भी होता तो अखंड भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन होता, और साथ में यह भी बताना कि यही इंसान क्यों होता। नरेंद्र मोदी, इमरान खान, अशरफ घानी, शेख हसीना, खड़गा प्रसाद ओली, शेरिंग तोपगाय या मैत्रीपाला सिरिसेना। तो अखंड भारत का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वीडियो में नहीं आए, लेकिन वो सारे मुद्दे पार्ट 2 में आ जाएंगे और बहुत जल्द इसका दूसरा भाग आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।